का जो दांत है वो आप हाँ परीक्षा का विषय है, और थोड़ी बहुत इधर उधर होगा तो बुकलेट में देखिए मेरे जो दिए। हाँ, आपका दांत दर्द कर रहा है तो पहले पढ़ाने के बाद मेरे पास आइए वहाँ। नहीं, यहाँ कहाँ होता है, यह फालतू बात है। थोड़ा अपना विचार सही रखो बेटा आप। यहाँ तो क्लास है ना, तो आपका क्लास वाली बात होगी ना। कोई एक्स्ट्रा प्रॉब्लम है तो हमारे बाद आइए ना पढ़ाने के बाद। हाँ, तो आप जानकारी वहाँ चाहिए। अगर आपको तकलीफ है तो आप अकेले वहाँ आइए। यहाँ तो यहाँ पढ़ाने को न है बेटा। अगर आपको तकलीफ है तो ये तकलीफ अरे तो वो तो मैं पढ़ जो आपका सिलेबस है वो मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और आपको कोई तकलीफ है डॉक्टरी सिस्टम में तो हमारे बाद आइए मेरे पास। हाँ, दवा तो हमारे पास अनेक है। हम जिसको कोई भी रोग हो तो आओ ना मेरे पास। हाँ, तब आपको कोई रोग परेशान होते आओ ना मेरे पास, लेकिन यहाँ मत आइए ना, और डॉक्टरी चैम्बर में आइए। हाँ चलिए। हाँ, ओडोंटोलॉजी सभी प्रकार के दांतों का अध्ययन करने वाले, लिखना नहीं अभी, दांतों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। दांतों का निर्माण कैल्शियम और फास्फोरस से होता है, और दांतों की ऊपरी जो परत होती है ये दांत है, और दांत की जो ऊपरी परत होती है आपकी इस पे लगी है, इसका नाम इनेमल है। इनेमल है, और यह इनेमल जो बना होता है आपका वो कैल्शियम प्लस फास्फोरस प्लस CaCO3 से बनता है। और यह जो इनेमल है, ये इनेमल आपके शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। इससे कठोर आपके शरीर में कुछ भी नहीं है। आप जान लीजिए, अगर आपसे एग्जाम में कोई सवाल करता है कि शरीर का सबसे कठोर भाग क्या होता है, तो उसका आंसर है इनेमल। हाँ, इनेमल कहाँ है, तो दांत का ऊपरी परत इनेमल है। कभी कभी लोग क्या करते हैं कि है बिजली बनाने वाले दांत ही से तार को काट देते हैं ऐसे करके, काट करके ऐसे कर देते हैं, दांत प्लास्टिक को काट देते हैं। अब कुछ कुछ हैं कि एल्यूमिनियम को दांतवा से काट देते हैं। एल्यूमिनियम वाला पतला तरवा जो होता है ऐसे 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 करके खींच देते, टूट जाता है। इसका मतलब कि इनेमल इतना है कि एल्यूमिनियम से मजबूत है, तो अभी तो काट देते हैं उससे। तो ये जान लीजिए कि दांत का सबसे कठोर भाग आपका इनेमल होता है। मानव जो होता है, मानव में दांतों की कुल संख्या 32 होती है, और यह दांत 4 प्रकार के होते हैं। मानव का संख्या तो 32 है लेकिन प्रकार 4 ही हैं। हाँ, इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ये कहाँ है, तो ये देखिए यहाँ पर। ये आपका ये दांत इंसाइजर, ये केनाइन, ये प्रीमोलर, ये आपका दांत मोलर, मोलर ये दांत 3। हाँ, 3 दांत मोलर। ये दूसरा जो है, इस पहले ये 2 दांत इंसाइजर, इंसाइजर्स दांत। ये आपका एक दांत केनाइन्स, केनाइन्स दांत है आपका। ये आपका प्रीमोलर, प्री मोलर दांत है आपका। ये आपका मोलर दांत है। हाँ, मोलर दांत है आपका। तो ये एक जबड़ा है आपके, जबड़े आपके दांत, आपको जो जबड़ा होता है कितने होते हैं, एक नीचे वाला एक ऊपर वाला। जबड़ा उसे कहते हैं जिसमें दांत धंसा है, जिस मांस में दांत धंसा है
उसको जबड़ा कहते हैं। जा अंग्रेजी में जौ, ऐसे जबड़ा। एक ऊपरा होता है जबड़ा, इसमें दांत है 16, एक नीचे वाला जबड़ा है, इसमें 16 दांत, कुल आपका 32 दांत हो गया। एक जबड़े के आधे दांत को बनाए हैं ये कुल संख्या इनकी कितनी होगी? नहीं, 8 होगा ना, ये सीधा एक जबड़े का आधा दांत 8 होगा। ये 8 दांत ये बना है कि नहीं? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दांत है। लेकिन ये दांत जो होता है ये प्रकार इनका 4 ही है। एक जबड़े का आधा दांत 8 है, इस जबड़े का आधा दांत इधर भी है, जितना इधर है ये पीला वाला इधर भी है, तो एक जबड़े में कुल 8 कितना हो गया? 16 दांत बोले। और दूसरे जबड़े में भी 16 दांत हो गया, कुल मिला के 32 दांत। लेकिन इनका प्रकार कितना है? प्रकार तो 4 ही है ना। तो अब 4 ही प्रकार है बेटा, तो 4 जो प्रकार है इनकी संख्या पूरा गिनो कितना होगा? संख्या गिनो, इंसाइजर की कुल संख्या कितनी होगी? अरे भाई 4 तो एक जबड़े में होगी ना, और दूसरे जबड़े में भी 4, कितना हो जाएगा? इनकी संख्या कितनी होगी? 8। इनकी संख्या 8 हो गई। केनाइन की संख्या 4, ये प्रीमोलर की संख्या 8, मोलर की संख्या 12। आप कुल जोड़िए, टोटल कितना दांत की संख्या हो रही है? 32 हो गया। देखो ये 32 टोटल जो दांत की संख्या हो गई ना बच्चा, ये अस्थाई दांत कहलाता है, अस्थाई दांत। तो अस्थाई दांत की संख्या कुल कितनी है बोलिए? 32 हो गया। अच्छा, ये जो दांत है मोलर का लास्ट वाला, इसका नाम थर्ड मोलर है। क्या नाम है? हाँ, थर्ड, मन मोलरे में का है, मोलर में का तीसरा नंबर वाला है, थर्ड मोलर। इसका नाम क्या है? थर्ड मोलर दांत है। अच्छा, इस दांत की विशेषता है लास्ट वाला, जो लास्ट वाला आपका दांत निकलता है, 2 इसमें निकलता है और 2 ऊपर वाले में। कई वर्ष की अवस्था में निकलता है? इस थर्ड मोलर कहलाता है 4 दांत। कब निकलता है? सब लोगों का निकल चुका है, लेकिन जानकारी नहीं है कि कब निकला है। इसमें तो सभी लोगों का निकल ही गया होगा। अंजलि का पता हम नहीं लगाने आए। हाँ, ये दांत जो है, यह दांत 17 से लेकर 21 वर्ष की आयु में निकलता है। ये लगभग का हिसाब है, कहीं कहीं देर हो जाती है। ठीक है, अब देखो बच्चा, ये तो ये हो गया, लेकिन एक अस्थाई दांत होता है। अरे हैंग करने लगा। अच्छा, अरे ये कुल डिजिटल सेवा है, जानते नहीं हो? ये धोखाबाज सेवा है। अस्थाई हुआ, अस्थाई दांत, समझ रहे हो? अस्थाई दांत की कुल संख्या कितनी होती है? 20। इसकी विशेषता क्या है? यह दांत दूध का दांत। हाँ, तो क्या कहा जाता है? दूध का दांत भी कहा जाता है। बोलो, यह दांत 6 से लेकर 12 वर्ष की आयु में क्या हो जाता है? गिर जाता है। लड़कियां कह रहे कि निकलता है, मारेंगे अब ना। हाँ,
इनका निकलने का नशा पकड़ा हुआ है। खाली निकालोगे दांत तो टूटेगा नहीं। अच्छा देखो, इसमें कौन दांत इसमें का नहीं है, ठीक। तो देखो, एक ये नहीं है, आज दो ये नहीं होता है। हाँ, तो ये प्री मोलर का दोनों दांत, एक थर्ड मोलर, ये दूध का दांत नहीं कहलाता है। ये जीवन में आपको एक ही बार निकलता है। जीवन में एक ही बार, टूटता उठता नहीं, टूट गया तो बस एकदम परमानेंट के लिए टूट गया, निकलेगा नहीं, ठीक। तो अब ये देखिए, ये दूध का दांत नहीं है, तो अब गिन दीजिए तो 20 हो जाएगा कि नहीं, बोलिए, काउंटिंग करिए। 1 2 3 4 5, 5 इधर है, अब 5 इधर हो गया, तो कितना हो गया? 10। हाँ, 10 इस एक जबड़े में और 10 दूसरे जबड़े में, कुल कितना हो गया? 20 हो गया ना। बोलो, तो 20 कौन सा दांत होता है? हाँ, मानव शरीर में अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती? दूध के दांतों की संख्या कितनी होती? और उसमें कौन कौन नहीं आते हैं? प्री मोलर और हाँ मोलर, थर्ड मोलर। हाँ, प्री मोलर और थर्ड मोलर दांत नहीं आते हैं, ठीक। डेंटल फार्मूला बनाया जाता है, तो एक अस्थाई दांत का बना दिया जाए, इनका एक अस्थाई का बना दिया जाए, हैं? तो अस्थाई दांत की संख्या देखिए, इन्हीं पर डेंटल फार्मूला लिखा जाता है, इन्हीं पर, समझ रहे हैं? ये जो दांत हैं, इन्हीं की संख्या पर डेंटल फार्मूला लिखा जाता है। डेंटल फार्मूला, डेंटल फार्मूला इन्हीं पर लिखा जाता है बच्चा, ठीक। अच्छा ही बताओ, इंसाइजर कितना है? हाँ, अरे भाई, इन्हीं पर लिखा जाता है डेंटल फार्मूला, जो काउंटिंग है। तो कितना है इंसाइजर? हाँ, अरे भाई, कितना इंसाइजर दिख रहा है? एमा 8 इंसाइजर दिख रहा है। कुल नहीं कह रहे हैं, हम ही कह रहे हैं। हाँ, तो 2 बाई 2 कामा दे दीजिए। K9 कितना दिख रहा है? एक दिख रहा है ना, तो 1 बाई 1, 1 बाई 1। अच्छा, K9 के बाद प्री मोलर कितना दिख रहा है? हाँ, तब PM प्री मोलर, हाँ, कितना दिख रहा है? 2 बाई 2, इसका मत दीजिए, ठीक। अच्छा, ये मोलर कितना दिख रहा है? हाँ, तब मोलर 3 बाई 3, ठीक। अब डेंटल फार्मूला में इन सबको ऊपर वाला जोड़िए, कितना हो रहा है? ऊपर वाला जोड़िए कितना? 8, और नीचे वाला भी 8। तो अब गणित नहीं है कि 8 से 8 कटा के दांते हुए खत्म कर लीजिए, समझ रहे हैं? हाँ, दांते ही खत्म कर दीजिए, इनको जोड़ना है। तो 8 8 कितना हो जाएगा? 16, आ गुणे 2 आ बराबर 32। ये क्या है? डेंटल फार्मूला है। क्या है? किस दांत का? अस्थाई दांत का। किस दांत का? हाँ, समझ में आ गई बात? इसका भी डेंटल फार्मूला लिख दीजिए। इसका भी डेंटल फार्मूला, इसका क्या होगा फार्मूला? चलिए, इंसाइजर बताइए, इंसाइजर कितना है? हाँ, 2 बाई 2, हाँ, कामा बोलिए। हाँ, K9 कितना है? 1 बाई 1, कामा दे दीजिए। 3 मोलर, हाँ, तो 0 बाई 0, कामा, हाँ। मोलर, हाँ, मोलर कितना होगा? 2 बाई 2। अब जोड़ दीजिए ऊपर वाला, कितना होगा? 5/5,
आप, अरे यार 9 लिख दिए तुम, कैसा आदमी हो तुम लोग। 5/5। अच्छा, इनको दोनों को जोड़ दो, 10 गुणे 2 आ बराबर। हाँ देखो, ये फार्मूला किसका है, समझ में आ गई बात। हाँ, दांत समझ में आ गया ना, यही आपका दांत है। दांत क्या, हाँ हाँ लिखा जाता है ना ना, हाँ ऊपर वाला ना, वो कामा देखो असली हम लिखे हैं, और थनी नकली में आता है। नकली में जो आता है, नकली में आता है ना, तो क्या किया जाता है कि ऊपर वाला देखो, नकली में इस तरह से काउंटिंग होता है, 2 1 2 3। हाँ हाँ, इस तरह से नहीं, इस तरह से नहीं रहता है। 1 2 देखो 2 1 2 3 लिखे है ना, ऐसे ऊपर रहेगा, फिर नीचे भी रहेगा। अब बराबर करके दे देता है दोनों को जोड़ करके। हाँ, 8/8 डायरेक्ट लिख देता है 32। वो 60 फार्मूला है, 60 में लिखने का, वो 60 सिस्टम है। आई जो बता रहे हैं ना, असली ओरिजिनल वैज्ञानिक सिस्टम यही है, ठीक ना। हाँ, जैसे कोई चीज नहीं होता है कि रुकिए हम 60 में बता दें, तो उस 60 में बताने का नियम है, ठीक। तो पहले आप इनको लिखिए तब बताएं आगे, चलिए नीचे लिखिए। भगवान तो परेशान कर रखी हो। सबसे पहले किसी का लड़का है इसमें। हाँ, तो लड़का अपना दांत बताइए, लड़का कब निकला। 6 से 10 माह में सबसे पहले नीचे का 2 इंसाइजर निकलता है। 6 से 10 माह में नीचे वाला 2 ठे, आगे वाला नीचे का। हाँ, उसके बाद जो है 6 से 10 माह में, 8 से 12 माह में ऊपर वाला इन्हीं के सीधे में 2 निकलता है ऊपर, और उसके बाद और निकलना शुरू करते हैं, ठीक। चलिए, क्या लिखा आपने, ओडोंटोलॉजी। हाँ लिखिए, दांतों का अध्ययन करने वाला, दांतों का अध्ययन करने वाला। लिखिए, दांतों का निर्माण, दांतों का निर्माण कैल्शियम और फास्फोरस से होता है। कैल्शियम और फास्फोरस से होता है, और दांतों की ऊपरी परत को क्या कहा जाता है बेटा, इनेमिल। दांतों की ऊपरी परत को इनेमिल कहा जाता है। इनेमिल कहा जाता है, जो शरीर का सबसे कठोर भाग होता है, जो शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। मानव कठोर भाग होता है ना। थोड़ा एक काम करो, इनेमल को ब्रैकेट में लिख देना, किससे बना होता है। लिखिए, अने ब्रैकेट नहीं, सीधा लिखो, इनेमल का निर्माण लिखो। इनेमल का निर्माण, एक बार आया हुआ सवाल है ये। इनेमल का निर्माण कैल्शियम प्लस फास्फोरस प्लस CaCO3 से होता है। फास्फोरस प्लस CaCO3 से होता है। हाँ, CaCO3 से होता है।
लिखे? और लिखे, मानव में दांतों की संख्या 32 होती है। मानव में दांतों की संख्या 32 होती हैं, जो इस और दांत 4 प्रकार के होते हैं। और दांत 4 प्रकार के होते हैं, जो इस प्रकार हैं। जो इस प्रकार हैं। जो इस प्रकार हैं। जो इस प्रकार हैं। क्या लिखा? जो इस प्रकार हैं। बोलो। अब बेटा ऐसा है कि आप लोग जो है थोड़ा आप अब लिख लीजिए, ठीक? ठीक ना? हाँ हाँ, पूरा जो आपको ये बनाया गया है, ये सब आप इसको आप, हाँ यार तुम लोग बना लो, कैसे में हम बच, हम ही आके बनाए का? हाँ हाँ। एक बार पढ़ा रहे थे तो एक लड़का कह रहा है कि सर हमके दतवा समझ में आया नहीं। हम कहे कि ऐसा है कि तू हमके 200 रुपया, ज़्यादा नहीं 200 रुपया फीस लेते आओ। हाँ, हमारे पास आओ, दतवा पकड़ के तुमको बता दें। भाई तुम्हारा दांत पकड़ेंगे तो फीस चाहिए ना हमको। हाँ ले आओ, पकड़ के बता देते हैं कि ये नाम है इनका। हाँ तुमको नहीं कह रहे हैं यार, कुल बत्ती अपने ऊपर ले ले। हम दूसरे जगह की बात कर रहे हैं, एक लड़का कह रहा है। तो पूरा रिस्पांसिबिलिटी अपने ऊपर खींच रहे हो। हाँ चलो थोड़ा, हाँ तो जल्दी करना बेटा। ए लड़कियाँ जल्दी करो। तो तुम्हारा बायोलॉजी है, कोई दिक्कत नहीं है, तुमको एकदम ठीक है तुम्हारा। हम्म, तुम्हारा भी बायोलॉजी है ना, तुम्हारा काम ठीक है। चलो आज CO3 थोड़ा एक में, हाँ बनाना नहीं है। किसका? ये लड़का का बायोलॉजी है। अच्छा, SST है तो पढ़ लो ना। चलो ए बच्चा, तू पहला दिन है क्या तुम्हारा? अच्छा पढ़ो तो बढ़िया से पढ़ना, समझ में आएगा कुछ बताएं तो। चलो समझ में आएगा, 100% आप पढ़े। तुम्हारा बच्ची, और तुम्हारा तो रोज आती नहीं है पढ़ने। हाँ तुम्हारा बच्ची बनाओ ना यार, कुछ तो बनाओ। अरे ऑनलाइन चल रहा है, बोलो ना ज़्यादा। हम ही को तन में बोल रहे थे। तुम्हारा तो साइंस तुमको बताना नहीं, तू तो अपने बना लोगी। तुम्हारा क्या है? हाँ तुमको क्या है, तू तो पढ़ाने वाला है, MSc की हो, तू पढ़ा ही सकती हो। तू तो क्लास हो पढ़ा लोगी। पढ़ाते हैं, हाँ ठीक है, वही तो मैं कह रहा हूँ। है बच्ची, हो गया? अब तो रेगुलर आना, ठीक? अब हो गया परेशान? हाँ बस। अब तुम ही लोगों के लिए मैं बोलता हूँ, ही मत समझना कि जो है तो आप ही लोगों के लिए बोलते हैं, थोड़ा रेगुलर रहा करो। हाँ कुल पढ़ाते हैं। अच्छा ये बोलना कम बेटा है, ये थोड़ा दूसरा क्लास है ना, देख रहे हो ना, ये ऑनलाइन चल रहा है आपका।
कहीं कहीं देखिए बच्चे, इसमें कहीं कहीं थोड़ा समस्या वाला है ये। अब देखो, मैंने आपको ये ब्रांच में यही बता रहे हैं कि इस विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है, लेकिन इसका ये लिखा करके नहीं छोड़ सकते आपको कि केवल दांतों का अध्ययन किया जाता है, क्योंकि बढ़ चढ़ के पूछा जाता है सवाल ना कुछ, तो आपको जिस तरह से सवाल है उसी तरह से यहाँ पढ़ाया जाता है। हाँ, कहीं ब्रांच में एक ही लाइन लिखना है कि बस इसी का अध्ययन किया जाता है। बोलो ए बेटा, हो गया? सब लोगों का हो गया ना? अरे तनी अंजलि अंजलि अंजलि, थोड़ा तेज काम करो कि नाम फोकस कर दोगे या काम बिना फोकस का हो जाएगा। हाँ, दोनों लोग स्लो राइटर हैं, एक ही जगह बैठते हैं ये लोग। हाँ। जल्दी करो बेटा, थोड़ा आगे बढ़ें। हो गया? अब आगे बढ़ रहे हैं, देखो। एक अगला ब्रांच आप लिखेंगे, ठीक है? एक अगला ब्रांच आप लिखिए, ऑस्टियोलॉजी है ना, ये क्या कहला, ओडोंटोलॉजी। इसके बाद लिखे आर्बोरी कल्चर, आर्बोरी कल्चर, आर्बोरी कल्चर। रुक जाओ एक मिनट। ओलेरी कल्चर, ओलेरी कल्चर। अरे तो ये सही गलत होता रहते हैं, क्या बात है। ओलेरी कल्चर वो पढ़ा चुके हैं ब्रांच आगे, इसीलिए मैंने उसको काटा है। वो भी ब्रांच है, वो पढ़ा चुके हैं। ओलेरी कल्चर। अब बाद में पूछना, पहले यहाँ आइए। ओलेरी कल्चर क्या नाम है? देखो, जो मार्केट में आप लोग जाते हो शाम को साग सब्जी खरीदने, तो उसका एक बाजार विज्ञान अलग है। वो केवल यही रिसर्च करता है कि कोई साग जितना मार्केट में है, क्या इतने ही साग है कि और दुनिया में साग हो सकता है? कोई जरूरी तो नहीं है। जैसे आलू है, आलू का विकल्प अब तक नहीं मिला कि आलू हटा दिया जाए तो उसके जगह पर कोई दूसरा आलू पैदा कर दिया जाए, कि वो आलू हट जाए तो वो आलू के जगह पर कोई दूसरा आलू जैसे और कुछ बना ले। ये लगातार रिसर्च चल रहा है, लेकिन आलू का विकल्प अब तक नहीं मिला। कोई सब्जी बनाइए, आलू डाल दीजिए। कोई सब्जी, आप दुनिया का कोई भी सब्जी बनाए, आलू डाल दो, आलू डाल दो, है ना? अच्छा, ही बताओ, आलू को हटा दिया जाए तो कोई आलू जैसा और कुछ है कि उसको डाल दो? लेकिन हम चाहेंगे ना कि हो ऐसा, लेकिन ये रिसर्च यही करती है विज्ञान। इसका नाम है ओलेरी कल्चर। तो सभी प्रकार के साग सब्जियों का अध्ययन करने वाले विज्ञान का नाम। हाँ, तो साग सब्जी का मतलब ये मत समझ लेना कि जो साग सब्जी मार्केट में वही का अध्ययन, उसका अध्ययन हो चुका है। उसका विकल्प सारी चीजों पर खोजा जा रहा है। साग देखो, अभी साग की बात किया जाए तो 2-4 साग का नाम तुम जानते होगे, समझ रहे हो, लेकिन क्या वो मार्केट से हटा दिया जाए तो फिर अगर दूसरी साग की कोई जरूरत कभी पड़ जाए उसके जगह पर, तो कहीं है किसी के पास? नहीं, खाने लायक है ही नहीं। लेकिन एक चीज जान लो कि जो साग में तुम्हारे सब कुछ मिलता है, जितना हरा भरा कुछ मटेरियल जंगल टाइप देखते हो, सब में वो है, लेकिन हमारे खाने योग्य नहीं है। तो अपने खाने योग्य हम खोजेंगे साग, तभी तो एक साग बढ़ेगा। चाहे हम आर्टिफिशियल बनाएं क्रॉस ब्रीडिंग से, और चाहे अभी बहुत जंगलों में कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको हम जानते नहीं, पौधों को, तो उनको हम समझें कि यही खाने लायक है। ये सारी रिसर्च इन्हीं के जिम्मेदारी में है। इसका नाम है ओलेरी कल्चर। इसको साग और सब्जियों का अध्ययन करने वाले विज्ञान का नाम क्या है? हाँ, लिखिए, साग सब्जियों का अध्ययन करने वाला, साग सब्जियों का अध्ययन करने वाला। साग सब्जियों का अध्ययन करने वाला। अगला विज्ञान ऑर्निथोलॉजी।
अगला विज्ञान क्या है? ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी, हाँ, बस जो पक्षियां उड़ती हैं ना बेटा, उनका एक अलग विज्ञान है पक्षियों का। ठीक, तब पक्षियों का अध्ययन करना, बस लिख दीजिए, पक्षियों का अध्ययन करना। पक्षियों का अध्ययन करना। अगला ब्रांच आंकोलॉजी। आंकोलॉजी, आंकोलॉजी में बेटा देखिए, आंकोजीन्स के कारण कैंसर होता है आदमी को, कैंसर। और जब आंकोजीन्स के कारण होता है तो उसी कैंसर का अध्ययन करने वाले विज्ञान का नाम क्या रख दिया गया? आंकोलॉजी। ठीक ना, तो लिख दीजिए कैंसर का अध्ययन करने वाला। कैंसर का अध्ययन करने वाला। थोड़ा 1 मिनट रुक जाओ, लिख लो तो बता दें एक लाइन ऐसे मौखिक। कैंसर का अध्ययन करने वाला। कैंसर जानते हैं क्या है? कैंसर जो होता है, किसी भी अंग में कोशिकाओं की अत्यधिक वृद्धि कैंसर कहलाता है। ब्रेन है, ब्रेन में ग्लाइयल सेल होती हैं, वो वृद्धि करके जब बढ़ने लगेगी तब ब्रेन में फोड़ा होने लगेगा, कहते हैं ब्रेन का ट्यूमर है, ब्रेन का कैंसर है। ब्लड में आरबीसी तो बढ़ नहीं पाती, उनको 120 दिन के बाद मरना है किसी भी हालत में। हाँ, आप बढ़ने का कोई वैसा जीन नहीं है जो आरबीसी को बढ़ा सके। प्लेटलेट्स को भी कोई ऐसा जीन नहीं है जो जरूरत से ज्यादा बढ़ा दे, लेकिन ऐसा जीन आंकोजीन होता है, समझ रहे हैं आप, यही आंकोजीन जो बोन मैरो से जब ये सेल्स बनती हैं दोनों तीनों, तो जो डब्ल्यूबीसी होता है वो डब्ल्यूबीसी की संख्या को बढ़ाने वाला सेल होता है, और डब्ल्यूबीसी की संख्या को बढ़ा देंगे तो रक्त कैंसर हो जाएगा। रक्त में जो कोशिका होती हैं उन कोशिका का अत्यधिक वृद्धि ब्लड कैंसर कहलाता है। बोन में जो है ऑस्टियोब्लास्ट की कोशिकाएं होती हैं, जब वो बढ़ने लगेगी बोन में तो बोन कैंसर हो जाएगा। तो हर एक अंगों का कैंसर होता है। फेफड़े की कोशिकाएं बढ़ने लगेंगी, फेफड़े में कैंसर हो जाएगा। इनको रोकने के लिए बस प्राथमिक उपाय पहले है, बाद में उपाय है नहीं, बाद में हो जाएगा दिक्कत। हाँ, आपको अब उस दिक्कत का समाधान तो बड़े दिक्कत में है, आजकल तो बड़ा दिक्कत है, कैंसर से बहुत आदमी मर जाते हैं। ठीक, ब्रेन बेटा देखिए, ब्रेन में 90% न्यूरॉन होते हैं, और 90% जो न्यूरॉन होते हैं वो न्यूरॉन की संख्या पूरी शरीर से सबसे ज्यादा ब्रेन में है। ब्रेन में 90% न्यूट्रॉन होते हैं, बीच बीच में न्यूरॉन तंत्रिका कोशिका जिसका विभाजन तो नहीं होता, लेकिन बीच बीच में ग्लाइयल सेल होती हैं। तो ग्लाइयल सेल के कारण ब्रेन का ट्यूमर होता है। अगर ग्लाइयल सेल न रहे ना तो उसका ब्रेन का ट्यूमर का सवाल ही नहीं है, क्योंकि नरो जो तंत्रिकाएं होती हैं, तंत्रिका कोशिकाएं, इनका विभाजन संभव नहीं है। आरबीसी का हुआ, तंत्रिका कोशिकाओं का हुआ, कुछ रेखित पेशियों का हुआ, इनका विभाजन होता ही नहीं है इस कोशिकाओं का। इन कोशिकाओं का विभाजन नहीं होता है, कैंसर का कारण बन ही नहीं सकती। ठीक है, आंकोलॉजी हो गया। चलिए लिखे आगे, पेट्रोलॉजी। पेट्रोलॉजी, पेट्रोलॉजी, पेट्रोलॉजी। हाँ, चट्टान जानते हैं? चट्टान कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। कौन कौन? आग्नेय चट्टानें, अवसादी चट्टानें, कायांतरित चट्टानें। आग्नेय चट्टानें, जो अवसादी चट्टानें हैं, परतदार चट्टानें, ये बनती हैं, लेकिन जो कायांतरित चट्टानें हैं ये बनती नहीं हैं। तो ये जो पहली और दूसरी जो चट्टानें हैं ये कैसे बनती हैं
इन्हीं को बताने वाला विज्ञान का नाम पेट्रोलॉजी है। द ओरिजिन ऑफ रॉक्स इसका मेन एम्स होता है। ओरिजिन ऑफ रॉक्स, चट्टानों की उत्पत्ति का अध्ययन करने वाले विज्ञान का नाम पेट्रोलॉजी है। ठीक, देखिए, चट्टानों की उत्पत्ति का अध्ययन करने वाला, चट्टानों की उत्पत्ति का अध्ययन करने वाला, अगला लिखें पैलियांटोलॉजी। ई है बेटा, ये है पैलियांटोलॉजी। जीवाश्म, फॉसिल, जीवाश्म फॉसिल। देखिए, जीवाश्म का अध्ययन तो एक करने वाला विज्ञान जरूर है, लेकिन पहले हमको ये जानना है कि जीवाश्म क्या है। बहुत पहले जब पृथ्वी का उथल पुथल हुआ तो जीव जातियां अंदर दब गईं। पहले पृथ्वी जब बनी तो उसका सील मोहर बहुत कमजोर था। जय मन करता है भूकंप, जय मन करता है कुछ और उथल पुथल कुल। हाँ, लेकिन अब थोड़ा इसका पाट पुर्जा मजबूत हो गया, और जब मजबूत हो गया तो कुछ घटनाएं अभी तो है ही हैं। हाँ, अभी भूकंप तो आ ही जाता है, लेकिन जब भी बनी थी तो उस समय लगातार बहुत भूकंप, पृथ्वी का एक टुकड़े इधर उधर हो जाता था। टुकड़ा ही है, जैसे 2-4-10 पीस जिले हैं, कई बार पलट गए नीचे। मन एक कहने का मतलब इस समय का, जो इस समय का भाव है वो इस तरह से था पहले, समझ रहे हैं आप। अब तो थोड़ा अस्थायित्व तो आ गया इसमें। ठीक, तो बहुत पहले पृथ्वी का उथल पुथल होता, जीव जातियां दब गईं, अंदर दब गईं, तो वह अवसादी चट्टानों में चली गईं। अवसादी चट्टानों में जब चली जाते हैं तो पृथ्वी का भूपर पट्टी से बहुत नीचे वो चट्टानें हैं। अब पृथ्वी के भूपर पट्टी में ऑक्सीजन है, अगर ऑक्सीजन की भूपर पट्टी तक अगर कोई चीज पहुंचता है उथल पुथल करके, तो जीवाश्म का निर्माण होगा ही नहीं। समझ रहे हैं आप। हाँ, जीवाश्म का निर्माण नहीं होगा। जीवाश्म का निर्माण हमेशा ही अवसादी चट्टानों में होता है। कहाँ होता है? आप भूपर पट्टी में पहुंच जाएगा तो इसलिए नहीं हो बेटा ना कि यहाँ ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन हो जाएगा ना, जब ऑक्सीजन जहाँ रहेगा ना, तहाँ किसी भी चीज का ऑक्सीकरण हो जाता है, वो शरीर जो है जो सड़ गल करके खत्म हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, जैसे इस समय नष्ट हो जाती है। लेकिन उस समय क्या हुआ कि अब भी है, अवसादी चट्टानों में अगर चली गई, हाँ, तो वहाँ शरीर गलेगी नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन है नहीं। और जब शरीर गलेगी नहीं तो बहुत लंबे समय तक वैसे ही पड़ी की पड़ी रह जाएंगी। ठीक, और जब पड़ी की पड़ी रह जाएंगी, इसमें कार्बनीकरण होने लगेगा, कार्बनीकरण होकर के पूरा ये शरीर का सांचा वैसे ही का वैसे ही पड़ा रह जाएगा। आज उन चट्टानों को निकाल करके तोड़ करके देखते हैं तो ये जीव शरीर का सांचा, और इसी का नाम जीवाश्म है। इसकी उम्र कितने दिन का है? इसकी उम्र जो है एक कार्बन 14, इसमें से कार्बन 14 निकाला जाता है जीवाश्म से। कार्बन 14 जो होता है, कार्बन का समस्थानिक है ये। कार्बन 12 होता है ना बिना समस्थानिक का, बोलिए, लेकिन कार्बन 14 कार्बन का समस्थानिक है ना, आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। ये कार्बन को उस फासिल से निकल करके, ये फासिल है, इनसे निकाल करके इस कार्बन 14 को देखा जाता है कितना क्षय हुआ है। कई हजार करोड़ों वर्ष बाद तो ये बनता है, और ये भी कई हजार करोड़ों वर्ष बाद जो है ये कार्बन क्षय का पॉइंट में क्षय होता है। इस तरह से कार्बन 14 अगर शरीर में आता है तो इसका रिन्यूअल होता रहता है, आता रहता है, जाता रहता है। लेकिन जब शरीर मृत हो जाती है तो ये कार्बन 14 का रिन्यूअल नहीं होता शरीर में। जो कार्बन पड़ा है शरीर में, वो कार्बन 14 वैसे ही पड़ा का पड़ा रह जाता है। करोड़ों वर्ष बाद जब इनका क्षय होता है पॉइंट में, बस इसको निकाल लेते हैं, इनको देख लेते हैं कि कितना क्षय हुआ है कार्बन 14 का इस शरीर से, समझ रहे, इस जीवाश्म से। उसी आधार पर इसकी उम्र बता दी जाती है कि ये कितने वर्ष का जीवाश्म है। तो कार्बन 14 कार्बन डेटिंग सिस्टम कहलाता है। जीवाश्म की उम्र किससे ज्ञात की जाती है? कार्बन 14 से। ठीक है। डायनासोर एक हाँ विलुप्त प्राणी है। देखिए, इस जीवाश्म से हम पता क्या करते हैं? जीवाश्म से विलुप्त प्राणियों का पता लगाया जाता है।
डायनासोर एक विलुप्त प्राणी है। अध्ययन से पता चलता है कि यह जाति जो है मीसोजोइक महाकल्प के जुरासिक काल में थी, लेकिन भोजन के अभाव में और वातावरण में परिवर्तन के कारण इनकी मृत्यु हो गई। उल्का पिंडों के धमाकों से इसकी मृत्यु हो गई। जुरासिक पार्क, जुरासिक वर्ल्ड जो पिक्चर है, आपका पिक्चर बना है, इसमें आपको उल्का पिंडों का धमाका दिखाता है। ठीक, विज्ञान का टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे तो उसमें कहीं कहीं वातावरण में परिवर्तन लिखा है। तो वातावरण में परिवर्तन के कारण तो दुनिया में हमेशा जीव मरते रहते हैं। ये तो डार्विन ने खुद बताया था चिल्ला चिल्ला करके कि वातावरण में इवर चेंजिंग इन्वायरमेंटल कंडीशन, डार्विन ने बताया था। तो ये तो हमेशा चेंजिंग होता रहता है, इसे तो हमेशा जीव जातियां मरती रहती हैं। तो यो केवल जीवाश्म के लिए नहीं कहा जा सकता, इवर चेंजिंग इन्वायरमेंटल कंडीशन, ये तो जैव विकास में हमेशा होता रहता है। लेकिन ये जो उल्का पिंडों का धमाका है और जो खाने का जो है कि इनको खाना नहीं मिल पाता था, ये भी कुछ सही लगता है, क्योंकि डायनासोर इतने पृथ्वी पर ज़्यादा हो गए थे, ये हम लोग नहीं थे उस समय, तब की बात है डायनासोर की। आप ही मत जाने कि कोई आदमी डायनासोर देख के लिख रहा है, वो डायनासोर मीसोजोइक महाकल्प में थे ना, और उसके बाद सीनोजोइक महाकल्प है, उसमें हम लोगों का विकास हुआ है। एक छछूंदर जैसे प्राणी से हम लोग डेवलप हुए हैं। वो छछूंदर जैसे प्राणी डायनासोर के समय था ही नहीं, बाद में पता नहीं क्रॉस ब्रीडिंग कहाँ से एकाएक दिखा, उन्हीं का संतान है हम लोग। लिखाए तो हैं, एलिफेंट सरूज नहीं लिखाए थे उस दिन, उन्हीं की संतान है हम लोग। ठीक, तो ये संतान मीसोजोइक महाकल्प में जीव था ही नहीं। तो इसका मतलब कि डायनासोर जिस समय थे हम लोग थे नहीं उस समय। बस मानव होशियार हो गया तो सबके विषय में, अपने विषय में, दुनिया के विषय में जानकारी रखना शुरू किया। बोलो हैं? ये थोड़े है कि आंखों देखा हाल है, आंखों देखा हाल कहाँ किसी को मिलता है। तब ग्रंथों कहाँ आंखों देखा हाल है, जिसके समझ में जो आया वो लिख दिया। का इतिहास पढ़ते हो, टोटल इतिहास लिख सकता है कोई? गांधी जी जब से जन्म लिया तब से पता नहीं कहाँ कहाँ का कह दिए, वो कुल की तबियत लेके बैठे थे का दिखने के लिए दिन भर उनके पीछे पीछे। बोलो, गांधी जी के विषय में किताब लिखी हुई है, तो का गांधी जी लेके एगो ऑपरेटर चलते थे कि हम जितना बोले रहे हैं लिखते जाओ दिन भर। कोई मान का है इतिहास लिखना किसी के? अरे कुछ कुछ मेन घटनाएं थी, उसको लिख करके किताब बना दिया, काम खत्म। समझ रहे आप? किसी के विषय में आप अगर थिंकिंग बड़ी करोगे ना तो उससे कुछ रिजल्ट निकलता है। ठीक है ना? तो मीसोजोइक महाकल्प में थे हम लोग, होशियार हो गए तो उनका पता लगा रहे हैं, अपना भी पता लगा रहे हैं। ठीक, तो आप कुल मिला के जानिए डायनासोर जिस समय थे उस समय हम लोग जाति नहीं थी मानव की। ठीक, ये मीसोजोइक महाकल्प के जुरासिक काल में थे, भोजन के अभाव में और उल्का पिंड के धमाकों से मृत्यु हो गई। ठीक है, बात समझ में आई? एक यहाँ के भारत में थे, उनका नाम था बीरबल साहनी, और बीरबल साहनी जो है स्वतंत्रता के समय में थे, तो आज़ादी के समय में बीरबल साहनी, उनका इस जीवाश्म विज्ञान में विशेष योगदान रहा है, इसलिए भारत में बीरबल साहनी को जीवाश्म विज्ञान का जनक कहा जाता है। हाँ, एक कुबियर नामक वैज्ञानिक थे, जीवाश्म विज्ञान के संस्थापक थे, और एक लियोनार्डो दा विंची, हाँ, जिन्होंने मोनालिसा एक पेंटिंग बनाया है जो फ्रांस के संग्रहालय में रखा हुआ है। हाँ, बात समझ में आई? वो पूरे विश्व में उसकी पेंटिंग फेमस है, उसको भी जीवाश्म विज्ञान का पिता कहा जाता है। समझ रहे हैं आप? लेकिन पूरे विश्व स्तर पर कहा जाता है लियोनार्डो दा विंची को। ठीक है, हाँ, समझ में आ गई? ऐसा पेंटिंग कर दिया कि तुम देखोगे उनको ना तो आदमी देखोगे तो आदमी दिखाई देने लगता है, वो औरत देखोगे तो औरत दिखाई देने लगेगा, राक्षस देखोगे तो राक्षस दिखाई देने लगेगा। पता नहीं उसका क्या है, आई कनेक्ट आपका। खूब बढ़िया कोई चीज देख लोगे, कोई खूब बढ़िया आदमी दिखने लगेगा उस चित्र में, मोनालिसा में। खूब बढ़िया स्त्री देखना चाहते हो तो चले जाओ उसी के सामने और जाके सोच लो, बस बढ़िया स्त्री दिखाई देने लगेगी, नंबर 1 का आपको। ये पेंटिंग की विशेषता है।
सारे विश्व लोग दंग में रह जाते हैं कि कौन सी पेंटिंग किया है लियोनार्डो दा विंची। लगातार है जो कला वाले लोग हैं ना, इनके सवाल पूछता है कि मोनालिसा पेंटिंग कौन बनाया था। लगातार जो कला वाले लोग परीक्षा देते हैं ना, टीजीटी वाले, इनसे लगातार इनके जब पूछा गया 20 बार सवाल है ये, समझ रहे हो। तो उस तरीके का लियोनार्डो दा विंची था, ऐसा पेंटिंग बना दिए जो पूरे विश्व में फेमस है, जान लेना। वो फ्रांस जाओगे तो पूछ लेना कि कहाँ पेंटिंग है, जाके देख लेना, टिकट उकट लेते हैं, लाइन लगाना पड़ता है। हाँ, हम कुल देख ही लिए हैं, पढ़ा रहे हैं तो कुल देख ही लिए हैं। आइंस्टीन ने पूरे ब्रह्मांड का अध्ययन करके बता दिया, तो घूम घूम सभी ग्रहों पर देखा था घूम करके वो। हाँ हाँ हाँ, वही। चलिए लिखे, जीवाश्मों का अध्ययन करने वाला, जीवाश्मों का अध्ययन करने वाला, जीवाश्मों का अध्ययन करने वाला। लिखिए, जीवाश्म का निर्माण, जीवाश्म का निर्माण अवसादी चट्टानों में होता है। और उसकी उम्र कार्बन 14 से ज्ञात किया जाता है। उसकी उम्र कार्बन 14 से ज्ञात किया जाता है। उसकी उम्र कार्बन 14 से ज्ञात किया जाता है। कार्बन 14 से ज्ञात किया जाता है। जीवाश्म के अध्ययन से, जीवाश्म के अध्ययन से विलुप्त प्राणियों का पता लगाया जाता है। विलुप्त प्राणियों का पता लगाया जाता है। डायनासोर एक विलुप्त प्राणी है और अध्ययन से पता चलता है कि अध्ययन से पता चलता है कि यह सरीसृप, 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 आई ब्रैकेट में लिख दीजिए छिपकली, 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 सरीसृप की प्रजाति में आता था। सरीसृप प्रजाति में आते थे। यह जाति मीसोजोइक महाकल्प, मीसोजोइक महाकल्प, महाकल्प के जुरासिक काल में थे। यह जात मीसोजोइक महाकल्प के जुरासिक काल में थे। जुरासिक काल में थे, लेकिन भोजन के अभाव और उल्का पिंडों के धमाके से, उल्का पिंडों के धमाके से इनकी मृत्यु हो गई। भारत में, आगे लिखे, भारत में बीरबल साहनी को
भारत में बीरबल साहनी को जीवाश्म विज्ञान का जनक, भारत में बीरबल साहनी को जीवाश्म विज्ञान का जनक कहा जाता है। और इन्हीं के नाम पर, और इन्हीं के नाम पर, इन्हीं के नाम पर लखनऊ में एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम, लखनऊ में एक इंस्टीट्यूट है जिनका नाम बीरबल साहनी पैलियो बॉटनी इंस्टीट्यूट, बीरबल साहनी पैलियो, पैलियो बॉटनी इंस्टीट्यूट है। बीरबल साहनी पैलियो बॉटनी इंस्टीट्यूट है, पैलियो बॉटनी इंस्टीट्यूट है। आपसे पूछेगा कि बीरबल साहनी पैलियो बॉटनी इंस्टीट्यूट कहाँ है, तो उत्तर होगा लखनऊ में। कहाँ होगा? लखनऊ में। तो इतना तो बच्चे आज हो गया। अरे शोर ना करो, उसमें वो ऑनलाइन से, ऑनलाइन क्लास। ए लड़की, नहीं बोल दो उनको, ये क्लोज कर दें इनको। बुलाओ पंकज को, बुलाओ पंकज को, बुलाओ इसको, बंद करें इसको। अरे कोई बंद करो ना उसको, ऐसे ही चलता रहे क्या? बंद कराओ इसको वहां से, डिस्कनेक्ट। हाँ उसको बंद कर दीजिए। देखो और जो बच रहा है ना, कल आते हैं तो उसको पढ़ा देते हैं, ठीक।